हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो हम लोग कर रहे हैं हमारी घटना चक्र वाली बुक इकोनॉमिक्स की। घटना चक्र की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 13। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँ क्योंकि ये इस साल की 2022 की ये हमारी पहली वीडियो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। एंड आई रियली विश कि ये ईयर जो है आप लोगों के लिए प्रीवियस लास्ट दो जो ईयर थे उनसे ज़्यादा और ज़्यादा बेटर हो, उनसे बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिले, साथ साथ मुझे भी मिले। मैं अपने लिए भी विश करना चाहूँगा। ठीक है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी चैप्टर नंबर 13 की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जिसके अंदर हम लोगों ने 130 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस पीडीएफ का भी लिंक एज यूजुअल मैं डाल दूंगा और आप वहां से पीडीएफ को भी डाउनलोड करके खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131, वो है ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है, मैं आपको डायरेक्ट ही बोल देता हूँ, ये होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो एक्सपोर्ट कमीशन प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स ये नहीं होगा। एक्सचेंज प्रोग्राम ये तो हो ही नहीं सकता, एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है ये। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, हाँ यही करेक्ट आंसर होगा। एक्सपर्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोर्ट होता है, इनमें से कोई नहीं है, ये तो हमारा सी करेक्ट आंसर है, हमने पढ़ लिया था। तो ईपीसीजी का जो पूर्ण रूप है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इस योजना का उद्देश्य वस्तु और सेवाओं की निर्यात क्षमता बढ़ाने तथा निर्यात की स्पर्धात्मकता यानी कि कंपटीशन बढ़ाने हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सरल बनाना है। यानी आप विदेश से ज्यादा इजीली क्या कर सको, पूंजीगत वस्तु कैपिटल गुड्स जो है इजीली कर सको, आयात कर सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132, कौन सा संगठन विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है, यानी कौन सा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, संवर्धन करती है किस चीज का, विदेशी व्यापार का। ईसीजीएस, सॉरी ईसीजीसी। ईसीजीसी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था इसके बारे में, लास्ट उसके अंदर पढ़ा भी था इस कॉर्पोरेशन के बारे में। एमएमटीसी, एसटीसी या उपयुक्त सभी। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ विदेशी व्यापार की, तो विदेशी व्यापार में सारे के सारे ही ऑर्गेनाइजेशन है, ईसीजीसी, एमएमटीसी और एसटीसी, ये तीनों के तीनों ही आते हैं। ईसीजीसी यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है ईसीजीसी है बिल्कुल। का उद्देश्य निर्यात ऋण के जोखिम को कवर करते हुए विदेशी व्यापार का संवर्धन करना है। बिल्कुल, ये निर्यात के लिए क्या करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है और ऋण के जोखिम को कम करती है, कवर करती है उसको। एसटीसी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा एमटीसी मिनरल एंड मेटल ट्रेड, एमएमटीसी मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी उद्देश्य विदेशी व्यापार का संवर्धन करना है, यानी मार्केटिंग को बढ़ाना ही है, प्रमोट करना है। क्वेश्चन नंबर 133, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आईबीईएफ, इसकी स्थापना कब हुई थी आईबीईएफ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बताऊंगा मैं इसका, इसके ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। 1997 में एक ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिस साल इसका करंट क्या हुआ था, स्थापना हुई थी उसी के प्रीवियस ईयर में 1996। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड, फाउंडेशन फंड कहते हैं कुछ लोग, फाउंडेशन कहते हैं। तो आईबीईएफ की स्थापना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996 में की गई थी। इसका उद्देश्य इंडिया ब्रांड को वैश्विक बनाना था। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड वर्ष 2002 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी में परिवर्तित हो गया, जब भारतीय उद्योग महासंघ सीआईआई ने उसमें हिस्सेदारी प्राप्त कर ली। तो अब आईबीईएफ जो है वो एक पीपीपी है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134। ठीक, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, यानी 1991 में जो हमारा उदारीकरण आया था उसके बाद भारत की स्थिति क्या थी उसके बारे में बोला जा रहा है। शहरी क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता 2004-5 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपए में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई। ये बात गलत है। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई, नहीं, ये भी बात गलत है, नहीं हुई थी।
ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने 11th-12th क्लास की पढ़ी भी हुई है इकोनॉमिक्स, तो उसके अंदर ये पॉइंट बहुत ही स्पेशली तरीके से बताया गया है कि 1991 के बाद हमारे देश में गैर कृषि अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है और ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। यानी कि ग्रामीण रोजगार जो बढ़ रहा था वो बढ़ तो अभी भी रहा था, लेकिन उसके बढ़ने की स्पीड में क्या आई, कमी आई। ग्राफ होता था ऐसे ही होता ना, पहले तो सडन बढ़ रहा था, अब बढ़ तो रहा है लेकिन उसके बढ़ने की स्पीड जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ सही है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नीति आयोग के पेपर यानी कि चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया इम्प्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ 2017 के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता प्रति श्रमिक आय वर्ष 2004-05 में 37,273 रुपए थी, जो कि वर्ष 11-12 में बढ़कर के 1,01,755 रुपए हो गई। जबकि शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता वर्ष 2004-05 में 1,20,419 रुपए थी, जो कि 11-12 में बढ़कर के 2,82,515 रुपए हो गई। 15 हो गई, रुपए हटा देता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का 68.8% जनसंख्या और 72.4% कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। हालांकि कुछ वर्षों से शहरीकरण से कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी घट रही है। यानी शहरी क्षेत्रों की वजह से क्या हो, शहरीकरण से क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो कार्यबल है वो घटता जा रहा है। 1993-94 में कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी 77.8% थी, जो कि 2011-12 में घटकर के 70.9% रह गई। यानी गांव में काम करने वाले लोगों की संख्या जो थी, लगभग 2/3 ग्रामीण आय अब गैर कृषि गतिविधियों से उत्पन्न हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 1993-4 में 57% थी, जो कि 11-12 में घटकर के 39% रह गई। हम लोग खुद ही तो देख रहे हैं, कहाँ कोई अब गांव में रहना ही चाहता और खेती कर रहे हैं, बहुत कम है। अब तो खेती को प्रमोट करें क्योंकि इनकम नहीं है, आए दिन आंदोलन हो जाते हैं, तो अब तो लोग इसीलिए तो जॉब्स के पीछे और बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं ना। वर्ष 2004-05 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। वर्ष 1994 से 2005 के दौरान ग्रामीण रोजगार वृद्धि दर 1.45% थी, जो कि 2005 से 12 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो उसके बीच में -2.8 हो गई। तो ग्रामीण रोजगार की जो दर है वो भी बहुत घट रही है। क्लियर, इसलिए थर्ड और फोर्थ कारण सही था ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 135, उदारीकरण कार्यक्रम के अधीन और विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 योजनाएं बनाई थी, FCNR-A और FCNR-B कहलाती हैं ये। इन 2 योजनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है बिल्कुल सही है? ठीक है, बात कर लेते हैं। एक, योजना ए जो है के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय दर के उतार चढ़ाव को भुगतता है। अच्छा, विनिमय दर में कोई भी उतार चढ़ाव हुआ तो योजना ए के अंदर आएगा, सही बात है। योजना बी के अधीन विनिमय दर के उतार चढ़ाव से आए अंतर को अन्य बैंक पूरा करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। अब दोनों योजनाएं वापस ले ली गई है, बात बिल्कुल गलत है, नहीं ली गई है वापस, केवल योजना ए वापस ली गई है। देखो, अभी की मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन था 1995 का, तो उस टाइम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका जो है डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से वापस नहीं ली गई थी। ठीक है, जरा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कथन 3 को छोड़ करके अन्य सभी कथन सत्य है। वर्ष 1975 से अस्तित्व में रहे FCNR-A को समाप्त कर इसकी जगह 15 मई 1993 से FCNR-B प्रारंभ किया गया था। FCNR-B का पूर्ण रूप यानी पूरा जो नाम है वो है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट FCNR-B लोन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136, मॉर्गन स्टैनले ने भारत की गणना 1998 में अति उभरते हुए बाजारों में की है, तभी उसे निम्नांकित स्थान दिया है। इनमें से कौन सा स्थान दिया गया 1998 के दौरान मॉर्गन स्टैनले के द्वारा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो उस टाइम के हिसाब से तृतीय स्थान दिया गया था। मॉर्गन स्टैनले ने वर्ष 1998 में बढ़ते हुए बाजारों में भारत को तीसरा स्थान प्रदान किया था। मॉर्गन स्टैनले ने इस आकलन में ब्राजील को प्रथम जबकि मैक्सिको को दूसरा स्थान प्राप्त दिया था, यानी प्रदान किया था या उन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137,
कल्चर मोती का उत्पादन किस देश की महत्वपूर्ण कुटीर कुटीर उद्योग है, यानी कौन से देश में कल्चर मोती जो है सबसे ज्यादा उगाया जाता है? बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान। जापान के मिकीमोतो कोकीची ने मोती से कल्चर मोती उत्पादन की तकनीक का आविष्कार किया था। इस आविष्कार के बाद ही जापान में कल्चर मोती उत्पादन का उद्योग तेजी से विकसित हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, भारत की संभाव्यता और आकार को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग अन्य अनेक देशों की तुलना में काफी छोटा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखो हमारा एरिया बहुत बड़ा है लेकिन टूरिज्म में हम इतने ज्यादा बेहतर नहीं है। क्यों नहीं है? भारत में स्थानों के बीच अत्यधिक दूरियां हैं और यहाँ के सुख साधन युक्त होटल पश्चिमी पर्यटकों के लिए काफी महंगे हैं। ये बात कहा होगी, भारत और वेस्ट की कंट्रीज के लिए महंगा मतलब ही नहीं बनता। बी, अधिकांश महीनों में भारत का मौसम इतना अधिक गर्म रहता है कि पश्चिमी पर्यटकों को आराम महसूस नहीं होता। ये भी बात गलत है, हमारे यहाँ बहुत सारे ठंडे इलाके हैं घूमने के, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। भारत के अधिकांश सुरम्य पर्यटन स्थल जैसे कि उत्तर पूर्व क्षेत्र और कश्मीर में सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए पहुंच से बाहर है। नहीं, पहुंच से बाहर तो कुछ भी नहीं है, यह भी गलत बात है। भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यकता आधारित संरचना अपर्याप्त है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या है, आधारिक संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है हमारे पास। भारत की संभाव्यता और आकार को देखते हुए देश में पर्यटन उद्योग अन्य देशों की अपेक्षा छोटा है। इसका मुख्य कारण देश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यकता आधारित संरचना का अभाव है। हमारे देश में आवश्यकता के हिसाब से संरचना है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 139, विश्व पर्यटन संगठन का वर्ष 2006 की रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष सर्वाधिक पर्यटकों ने यात्रा की कहाँ की? 2006 के हिसाब से सबसे ज्यादा लोग कहाँ गए? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रांस। बताओ, विश्व पर्यटन के हिसाब से सबसे ज्यादा लोग फ्रांस घूमने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कहीं घूम ही नहीं रहे हैं। आप भी न्यू ईयर पे यहीं बैठे हुए थे, मैं भी यहीं बैठा हुआ था और दिल्ली में तो लॉकडाउन भी लगा हुआ था। हद हो गई। प्रश्नकाल तथा जनवरी 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार भी विकल्प ए ही सही है। जनवरी 2021 में यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा जारी इंटरनेशनल टूरिज्म हाइलाइट संस्करण 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर पर्यटकों द्वारा सर्वाधिक यात्रा फ्रांस 89 मिलियन के लिए की गई थी। ज्यादातर लोग फ्रांस घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद क्रमशः स्पेन जाते हैं, देन यूएसए, देन चीन, देन इटली का स्थान रहा है। ठीक, ज्यादा ऊपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 140, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ की रिपोर्ट 2010 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक भ्रमण वाला देश है। सबसे ज्यादा कहाँ घूमा जाता है? हमने अभी पढ़ लिया कि भाई कब से 2021 तक भी कौन सा है? फ्रांस ही है। फ्रांस में सबसे ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। जनवरी 2021 में यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भी फ्रांस इस संदर्भ में शीर्षस्थ देश रहा, जबकि दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर दूसरे पर स्पेन, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर चीन और पांचवें पे इटली रही है। प्रश्नकाल और जनवरी 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार भी विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से वर्ष 2010 में भारतीय पर्यटकों का सर्वप्रिय दर्शकों की संख्या की दृष्टि से गंतव्य कौन सा देश है? यानी इंडियन टूरिस्ट सबसे ज्यादा घूमने के लिए कौन सी जगह पर गए थे? जो पास में हो, सिंगापुर। सबसे ज्यादा हम लोग यही गए थे। ठीक है, तो भारत के सबसे ज्यादा लोग कहाँ घूमने जाते हैं? सिंगापुर। प्रश्नकाल में अभिष्ट विकल्प बी था, जबकि इंडिया टूरिज्म स्टैटिक एट ग्लांस ये 2013 की बात हो रही है ना, 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारतीय पर्यटकों की पहली पसंद जो है विकल्पों में से संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। मेरे ख्याल से वैक्सीन वगैरह को लेकर के होगा। ठीक है, वर्ष 2019 में यूनाइटेड अरब एमिरेट ऐसा देश रहा जहां भारत से गंतव्य संख्या 23.72% थी, विश्व में सर्वाधिक रही। उसके बाद क्रमशः सऊदी अरब, यूएसए और थाईलैंड का स्थान रहा था। लेकिन 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका रहा था। ठीक है, उससे पहले संयुक्त अरब एमिरेट्स था। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में विगत वर्ष की अपेक्षा गिरावट दर्ज की गई? यानी कौन से साल जो है विदेश से आने वाले लोगों की संख्या क्या हो गई? हमारे देश में कम हो गई। 6, 7, 7, 8,
2008-9 या 2009-10, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है, ये सी लिख दिया गया है, बट एक्चुअली इसका आंसर जो है करेक्ट है, डी होगा। रीजन ये है क्योंकि 2008-9 में ना दुनिया ने रिसेशन देखा था, मंदी देखी थी, और मंदी का असर जो था वो 2009-10 के करीब ही पड़ा था, और पर्यटन जो है काफी ज्यादा गिरा था। तो प्रश्नकाल में विकल्प डी सही था। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 19 तक केवल 2009-10 को छोड़कर किसी भी वर्ष गिरावट दर्ज नहीं की गई, लेकिन 9-10 में सबसे ज्यादा गिरावट आई थी। हालांकि 2021 में कोविड-19 की वजह से विदेशी पर्यटकों के आगमन में गिरावट दर्ज की गई, जो कि नॉर्मल सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं, यानी कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट आते हैं? तो ये जो जगह है ये है प्रश्नकाल 2011 के हिसाब से गोवा। बिल्कुल, प्रश्नकाल के हिसाब से गोवा करेक्ट आंसर था। ये ना इन्होंने ऑप्शन मिसप्रिंट कर रखे हैं, यहाँ पर भी किया है, पिछले क्वेश्चन में भी किया है। प्रश्नकाल में बी सही था। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस के में जारी जो आंकड़े हैं उसमें 2019 के पी के राज्यवर विदेशी पर्यटक आगमन के संदर्भ में जो 5 राज्य है वो कौन कौन से? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल। तो प्रश्नकाल में बी सही था, लेकिन अगर अभी के हिसाब से बात करेंगे तो महाराष्ट्र करेक्ट होगा, ठीक है। प्रश्नकाल के हिसाब से बी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 144, वर्तमान डाटा, अगेन बात हो रहा है वर्तमान डाटा का, 2011 की बात हो रही है, ठीक है। वर्तमान डाटा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें आने वाले डोमेस्टिक टूरिस्टों की सबसे संख्या अधिक होती है? कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा डोमेस्टिक लोग ही आते हैं, यानी अपने देश के लोग ही सबसे ज्यादा घूमने के लिए पहुंचते हैं? तो जिस टाइम पे ये क्वेश्चन आया उस टाइम पे आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा लोग घूमने पहुंचते थे। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था, जबकि इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2020 की आर्थिक समीक्षा 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 के पी में, यानी कि जो पीरियड है में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले जो राज्य है वो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राम मंदिर को लेकर के, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक है। तो अभी की अगर हम बात करते हैं तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 145, प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ट्रैवल एंड लेजर के सर्वेक्षण 2009 में पर्यटन के दृष्टिकोण से दुनिया का सर्वोत्तम शहर कौन सा चुना गया? तो अगर हम बात करते हैं कि दुनिया का 2009 के हिसाब से क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, तो उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा था वो था उदयपुर। भारत का उदयपुर सर्वोत्तम शहर चुना गया था, ठीक है। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था। जुलाई 2020 में ट्रैवल प्लस लेजर द्वारा प्रकाशित टॉप 25 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के अनुसार श्रेष्ठ 25 शहरों में प्रथम स्थान पर ओकासा ओकास्का ओकास्का नाम अपने हिसाब से देख लेना, ओकास्का मैक्सिको शहर को चुना गया है। टॉप 25 के भारत के 2 शहर है, उदयपुर और जयपुर को शामिल किया गया है, ठीक है। राजस्थान के ये 2 जो है शामिल किए गए हैं। हाँ, क्वेश्चन के टाइम पर उदयपुर ही था। क्वेश्चन नंबर 146, सन 2000 में नाथूलाल जिन दो देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खुला था वह भारत और कौन? ये नाथूला जो है वो दर्रा जो है ये कौन से 2 देशों के बीच में व्यापार के लिए खुला था? भारत, बांग्लादेश, चीन, भूटान और नेपाल। तो ये खुला था, नाथूला जो है ये खुला था चीन के साथ व्यापार करने के लिए 2006, ठीक है। नाथूला दर्रा भारत से के सिक्किम राज्य और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। प्राचीन काल में इसे सिल्क मार्ग कहा जाता था। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में पुनः व्यापार हेतु खोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 147, भारत ने फरवरी 2011 में स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, किसके साथ? फ्री ट्रेड जो किया उन्होंने किसके साथ किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, जापान के साथ या दक्षिण कोरिया के साथ? तो स्वतंत्र व्यापार समझौते पे जो इन्होंने किया था वो किया था जापान के साथ। भारत द्वारा 16 फरवरी 2011 को जापान के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते एफटीए या फिर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी सीईपीए कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर टोक्यो में हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, अभी हाल में भारत में विस्तृत आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ, सऊदी अरब के साथ या वियतनाम के साथ? हाल में यानी कि 2011 में भारत ने
विस्तृत आर्थिक सहयोग के लिए कौन से देश के साथ सिग्नेचर किए हैं? तो वो किया है मलेशिया के साथ। 18 फरवरी 2011 को पुत्र जाया सिटी मलेशिया में भारत ने मलेशिया के साथ विस्तृत आर्थिक सहयोग समझौते CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नांकित किन दो देशों ने अभी हाल यानी 2002 के करीब की बात हो रही है में द्विपक्षीय स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन एवं बांग्लादेश, थाईलैंड एवं जापान, पाकिस्तान एवं इंडोनेशिया, सिंगापुर एवं जापान। तो उस टाइम के हिसाब से जो देश थे वो थे चीन और बंगाल, 2002 के करीब जो थे। ठीक है। जनवरी 2002 में चीन एवं बंगाल के मध्य स्वतंत्र द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें आर्थिक सहयोग एवं व्यापार मुख्य विषय थे। इसके अलावा वर्ष 2001 से 3 के लिए सांस्कृतिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। वैसे विदेशी व्यापार बड़ा गंदा है यार, काफी कुछ पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 150, 1995 से 2005 के जो 10 साल थे के दशक में निम्न देशों में से किसने सर्वाधिक डंपिंग रोधी उपायों का प्रयोग किया है? डंपिंग का बेसिकली मतलब ये होता है, मैं पहले डंपिंग का मतलब आपको हल्का बता दूं। अगर मैं इकोनॉमिक तरीके से बोलूं तो डंपिंग का मतलब होता है कि जब आपके देश में कोई, मान लो कि इंडिया में कोई माल बिक रहा है 35 रुपए का और मैं अमेरिका में उसे सप्लाई कर रहा हूँ 30 रुपए का, यानी अपने देश से भी सस्ता जब मैं उसे दूसरे देश में बेचने लगूँ तो दिस इज कॉल्ड डंपिंग। ठीक है। तो कौन से देश ने डंपिंग रोधी उपायों का प्रयोग किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूरोपीय समुदाय देश या फिर भारत? तो सबसे ज्यादा कोशिश किसने की है? भारत ने की है डंपिंग को रोकने के लिए। 2005 के वक्त की बात करते हैं, वर्तमान में भी वही है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नकाल और वर्तमान में प्रश्नगत देशों में डंपिंग रोधी उपायों के संबंधित आंकड़े निम्नवत है। यूएसए 240 तरीके अपनाए, अभी 137 अपना रही है। चीन पहले 78 थे, अभी 119 है। यूरोपी 218, 211। भारत 318 और 372। यानी पहले भी देखोगे तो सबसे ज्यादा डंपिंग रोधी उपाय थे इसके पास, अभी भी सबसे ज्यादा डंपिंग रोधी उपाय हैं इसके पास। ठीक है। वर्ष 2017-18 में भारत द्वारा सर्वाधिक डंपिंग रोधी उपायों का प्रयोग के संदर्भ में पहला एवं दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है। ई-बिज, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है। ई-बिज संबंधित है किससे? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, या सरकारी सेवाओं के पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से। तो बेसिकली ये जो है ये गवर्नमेंट के लिए सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु जो है वो ई-बिज है। 2016 की बात हो रही है ये। ई-बिज पोर्टल सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से संबंधित है। ई-बिज का संचालन औद्योगिक नीति और संबंधन विभाग DIPP वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निर्देशन में इंफोसिस द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस सेवाओं की ऑनलाइन सुलभता को बढ़ाकर देश में व्यवसाय परिवेश में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 152, ई व्यापार का क्या अर्थ है? निर्यात व्यापार, यूरोपीय देशों से व्यापार, इंटरनेट पर व्यापार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट पर व्यापार यही करेक्ट होगा, ई कॉमर्स, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? फ्लिपकार्ट, जबोंग, एमजंक्शन या फिर भारती एयरटेल? तो अभी के हिसाब से हम बात करें तो एमजंक्शन है जो भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। 2015 की बात हो रही है। वर्ष 2001 में टाटा स्टील एवं सेल के संयुक्त उद्यम 50-50 द्वारा स्थापित ई कॉमर्स कंपनी एमजंक्शन भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, जिसका सकल कारोबार दिसंबर 2015 तक 3,50,000 करोड़ रुपए था। यह स्टील का ई व्यापार करती है। एमजंक्शन ने अपनी वेबसाइट पर घोषित किया है कि वह भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट पर स्वयं को अग्रणी ई कॉमर्स कंपनी बताती है, ना कि सबसे बड़ी। अतः निश्चित रूप से एमजंक्शन भारत, ये अमेजॉन नहीं है, एमजंक्शन है, भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर जो है ए दिया गया था, फ्लिपकार्ट दिया गया था। लेकिन फ्लिपकार्ट क्या है? एक अग्रणी कंपनी है, लेकिन ये सबसे बड़ी कंपनी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 154, सुपर 301 संबंधित है किस चीज से? अंतरराष्ट्रीय संधि से, परमाणु विस्फोट से, मानव अधिकारों से, या व्यक्त व्यापार के अवरोध से?
तो ये जो है सुपर 301 ये है मुक्त व्यापार के अवरोध से, यानी उसमें जो अवरोध होता है उसकी वजह से। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1988 की वह धारा है जिसके तहत अमेरिका द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्यवाही की जाती है कि कोई भी देश के साथ अगर उसे करना हो तो वो यही लेता है। क्वेश्चन नंबर 155, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा दूंगा, यानी आयात को कम करूंगा तो भुगतान संतुलन बढ़ेगा, तो ये तो है भाई, ये उपाय है। रुपए के अवमूल्यन से निर्यात बढ़ेगा, यानी ये भी है, इससे भी भुगतान संतुलन अच्छा होगा। आयातों पर अधिक कर लगाना, आयात कम होगा जिससे कि भुगतान संतुलन सुधरेगा। निर्यातों पर अधिक कर लगाना, निर्यातों पर अधिक कर लगाओगे तो इससे तो नुकसान होगा ना कि निर्यात कम होगा। उपयुक्त तो वैसे कोई नहीं है इनमें से कोई नहीं। इसमें हमसे कौन सा पूछा हुआ था? नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। क्योंकि निर्यातों पर अगर आप अधिक कर लगा दोगे तो आपके निर्यात कम होंगे, निर्यात कम होंगे तो इनकम कम होगी ना, इनकम कम होगी तो भुगतान संतुलन कहां से सही होगा, है ना। आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, रुपए का अवमूल्यन तथा आयातों पर अधिक कर लगाना भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम है, जो कि निर्यातों पर अधिक कर लगाने से निर्यात हतोत्साहित होगा, जो भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में के स्थान पर इसे और असंतुलित करेगा। ठीक है, यानी बिगाड़ देगा, और ज्यादा बिगाड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 156, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? एक कारखाने के वार्षिक विक्रय से, क्रय संग्रह से, आयात निर्यात से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भुगतान संतुलन अगर आप लोगों ने बीओपी की डेफिनेशन ही पढ़ी है तो ये एक देश के निवासी द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए व्यापारों का ब्यौरा है, यानी आयात एवं निर्यात से है ना। एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देश के निवासियों के साथ सामान्यतः एक वर्ष के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार या लेन देन, यानी कि आयात और निर्यात दोनों को मिला करके जो भी लेन देन होते हैं, उनकी प्रविष्टि जिस विवरण या खाते में लिखते हैं उसे भुगतान शेष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है, यानी किस चीज का अभिलेख है? किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश के समस्त आयात और निर्यात के लेन देन का। बिल्कुल, ये बात तो सही है। किसी वर्ष में देश द्वारा निर्यात नहीं, सिर्फ निर्यात नहीं होता, आयात भी होता है। एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार नहीं, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे देश के व्यक्ति, निवासी, यहां पर निवासी, सिर्फ सरकार की बात नहीं होगी, निवासी की भी बात होती है। एक देश से दूसरे देश में पूंजी का संचलन नहीं, इसे वस्तुओं का भी होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसीलिए ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 158, भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। पहला, निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात मूल्यों में कमी। ओके, फर्म नहीं, निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात मूल्यों में कमी, इससे कहां से हो जाएगा भुगतान संतुलन? फर्म का पूंजी तथा ऋणों का अंतर नहीं, नहीं 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 नहीं, पूंजी और ऋणों का अंतर ही नहीं। सरकार बजट में चालू व्यय और चालू राजस्व का नहीं, करंट एक्सपेंडिचर, करंट रेवेन्यू का भी नहीं होता, नहीं नहीं नहीं। एक देश के निवासी गण और शेष विश्व के आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा, हाँ पूरा ब्यौरा भुगतान संतुलन कहलाता है। सिर्फ चालू व्यय और चालू राजस्व का अंतर नहीं कहलाता, पूंजी और ऋण का अंतर नहीं कहलाता, ये अंतर वाली चीज नहीं होती, ये पूरा एक ब्यौरा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159, भुगतान संतुलन में निहित होता है क्या? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, उपरोक्त सभी, तो सारे ही होते हैं, ये तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं, आप लोगों को डायरेक्ट ही याद होगा। भुगतान संतुलन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण तीनों ही सम्मिलित होते हैं। दृश्य व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का आयात निर्यात, अदृश्य के अंतर्गत सेवाओं का आयात निर्यात होता है, और इन दोनों के लेन देन भुगतान संतुलन में चालू खाते में प्रदर्शित करता है, जबकि भुगतान संतुलन का पूंजी खाता वैश्विक निवेश और ऋण के लेन देन को प्रदर्शित करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 160, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने चालू खाता बनता है, यानी इनमें से कौन सी चीजों को मिला दे तो चालू खाता तैयार हो जाता है? व्यापार संतुलन, बीओटी होता तो है, क्योंकि बीओटी के अंदर ना दृश्य मदों का लेन देन आता है, सिर्फ वस्तुओं का जो लेन देन होता है ना वो व्यापार संतुलन में आता है, तो हाँ बीओटी। विदेशी परिसंपत्तियां नहीं, अदृश्यों का संतुलन आता है, ये आता है। विशेष आरोहण अधिकार, ये नहीं आता, तो यानी पहला और तीसरा सी में है। ठीक है। तो भुगतान संतुलन जब भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग व्यापार संतुलन को देखते हैं और साथ ही साथ अदृश्य पदों का संतुलन भी देखते हैं। भुगतान संतुलन के चालू खातों के अंतर्गत लेन देन को दृश्य का मतलब हो गया निर्यात और आयात, दोनों को मिला लिया यहाँ पर लेन देन के अंदर,
और अदृश्य लेखों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निर्यात और आयात के अंतरण को व्यापार संतुलन कहते हैं, यानी जहां पर सिर्फ जो वस्तु होती है उनका जब आप लेन देन देखते हो तो वो क्या आता है, व्यापार संतुलन। अदृश्य को आप 3 मदों में बांटते हो, पहला हो गई सेवाएं, दूसरी हो गई आय और तीसरा हो गया अंतरण। सेवाओं के अंदर कौन कौन सा आता है, अब देखो यात्रा करते हो आप, कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन करते हो, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, बीमा, कोई सरकारी हो जैसे संचार हो, कम्युनिकेशन हो गया, निर्माण हो गया, वित्त हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई, रॉयल्टी हो गई, कोई व्यावसायिक सेवाएं हो गई, तो ये सारी सेवाओं के अंदर आ गई। आय तो अपने आप में ही आय है। अंतरण जैसे किसी देश को आपने अनुदान दिया या उससे लिया, किसी को उपहार दिया या उससे लिया, या विप्रेषण, एक पक्षीय अंतरण भी कहते हैं इन्हें, तो ये चीज होती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 161, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है आयातों के गुणों से, निर्यातों के गुणों से, विदेशी व्यापार गुणकों से, या फिर भुगतान संतुलन से। तो विदेशी व्यापार जो है भुगतान भुगतान संतुलन का एक पार्टी है ना, बीओपी के अंदर बीओटी आता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात दोनों ही सम्मिलित होते हैं, अतः इसे आयातों के गुणों अथवा निर्यातों के गुणों से संबंधित नहीं किया जा सकता, दोनों ही शामिल होने चाहिए। जबकि विदेशी व्यापार गुणक यह बताता है कि निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितने गुना वृद्धि होती है। भुगतान संतुलन एक विशेष समय अवधि के लिए किसी देश के अंतरराष्ट्रीय लेन देन, जिसमें विदेशी व्यापार भी शामिल होता है, का लेखा है। ठीक है, तो विदेशी व्यापार किसके अंदर आ जाता है, भुगतान संतुलन के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से कौन सा एक दी गई मुद्राओं का भारतीय रुपयों में उनके मूल्य के अवरोही क्रम का सही अनुक्रम है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन से देश में है कीमत, उससे कम कौन से देश में कीमत, उससे कौन से कम देश में है। 1998 का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं उसके हिसाब से अभी आपको रेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उस टाइम के हिसाब से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय रुपए की सबसे ज्यादा वैल्यू जो थी, मतलब कि हमें सबसे ज्यादा जो पे करना पड़ रहा था, सबसे कमजोर हम यूएस के सामने थे, उसके बाद कैनेडियन डॉलर के सामने थे, उसके बाद न्यूजीलैंड के डॉलर के सामने, उसके बाद हांगकांग डॉलर के सामने 1998 के हिसाब से। तो सबसे मजबूत जो था हमारे लिए क्या था, यूएस डॉलर था। अभी भी अगर हम बात करते हैं तो प्रश्नगत मुद्राओं के साथ अगर हम अभी की बात करें, करंट की 2021 की, तो एक यूएस डॉलर जो 73 रुपए के करीब है, 73.32। कनेडियन डॉलर 62 है, यानी कि अभी भी सीरीज वही है। न्यूजीलैंड 53 है, क्योंकि हांगकांग का डॉलर 9 रुपए 44 पैसे का है। तो अभी भी हमारे लिए जो है ए ही जो है सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 163, आर्थिक उदारीकरण नीति एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, भारतीय रुपए के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना। इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि रुपए में परिवर्तनीयता संसार की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय मूल्य को स्थिर करेगी। यह भारत में विदेशी पूंजी प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगी। उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि भारतीय रुपए जो है पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त कर ले। अगर वो पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त कर लेती है तो यह विदेशी पूंजी के प्रवाह को आकर्षित करेगी, यही करेक्ट आंसर है। ये निर्यात संवर्धन में सहायक होगी, एक पॉइंट करेक्ट है, लेकिन मेन जो है वो यही है कि इससे क्या होगा, अधिक आकर्षित करेगी विदेशी पूंजी प्रवाह को। यह आकर्षक शर्तों पर संसार के वित्तीय बाजारों से ऋण प्राप्त करने में भारत को सहायता देगी। ठीक, जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारतीय परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं और विदेशी मुद्राओं के को रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता चालू खाते और पूंजी खाते पर से क्या होगा, पूर्ण परिवर्तनीयता से विदेशी पूंजी के भारत में आने और भारत के जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परिणाम स्वरूप भारत द्वारा रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता अपनाए जाने से विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा और इसके फलस्वरूप भारत में विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह में वृद्धि होगी। इसी कारण भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना भारत की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ध्यातव्य है कि अगस्त 1994 में चालू खाते पर रुपया पूर्ण परिवर्तनीय है। व्यापार खाता पर आंशिक रूप से यह मार्च 1992 से ही परिवर्तनीय हो गया था। पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के संदर्भ में या संबंध में एसएस तारापोर की अध्यक्षता में जून 1997 की एक समिति गठित की गई, जिसने कुछ निश्चित शर्तों की पूर्ति पर क्रमिक रूप से पूंजी खाते में परिवर्तनीयता की संस्तुति यानी सिफारिश की। पुनः मार्च में एस तारापोर की ही अध्यक्षता में, एक बार 1997 में, एक बार 2006 में,
अध्यक्षता में पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता का खाका यानी कि एक पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए समिति गठित की गई, दूसरी समिति, जिसने मौजूदा पूंजीगत नियंत्रणों की समीक्षा के बाद 3 चरणों में पूंजी परिवर्तनीयता हेतु एक व्यापक पंचवर्षीय समयबद्ध योजना तैयार की। यद्यपि वर्तमान में पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता नहीं है। अभी भी परिवर्तनीयता सिर्फ चालू खाते पे है, व्यापार खाते पर, पूंजी खाते पर नहीं है। विभिन्न पूंजी व्यवहारों के संबंध में रिजर्व बैंक अत्यंत ही उदारवादी नीति अपना रहा है। काफी बड़ी एक्सप्लेनेशन थी ये। क्वेश्चन नंबर 164, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। सबसे बड़ा आंसर देखो, देख के जो सबसे बड़ा दिख गया वही सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला होगा। वैसे तो करेक्ट है, यही होगा। रुपए की परिवर्तनीयता, रुपए के नोटों में बदले सोना प्राप्त करना नहीं, रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित करना नहीं, रुपए को प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तनीयता करने की अनुमति देना, यानी तुरंत चेंज कर सको आप। तो यही वाला करेक्ट है। मुद्राओं के लिए भारत में अंतरराष्ट्रीय बाजार का विकास करना, यह भी नहीं होगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 165, वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ क्या है? रुपए सभी प्रकार के लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है? नहीं, ये मतलब नहीं है। रुपए सभी प्रकार के व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है? इन दोनों में फर्क क्या है भाई? सभी रुपए सभी प्रकार के लेन देन के लिए, सभी प्रकार के व्यापार के लिए, सेम ही बात तो हो गई। चलो ठीक है, ये भी गलत है। रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। हाँ, ये बात करेक्ट है। रुपया सभी प्रकार के पूंजीगत व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है? नहीं, पूंजीगत व्यवहारों के लिए नहीं है, चालू व्यवहारों, वस्तुओं के लेन देन वाली बात हो जाती है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? अभी हमने पढ़ाई था ऊपर, अगर आपको ध्यान हो तो 1994 की बात चल रही थी कि 1994 से चालू किया गया था, 1998 2001। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर दे रखा है जो कि 1994 ही है। यहाँ पर मैं दिखाने के लिए ले आया था कि देखो 1994 दे रखा है। देखोगे, आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ फटाफट, 1994। ठीक है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन में पूरी पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के अंदर कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुपए की पूर्ण विनिमयता का अभिप्राय हो सकता है। पूर्ण विनिमयता का मतलब क्या है इसका? तो इसका जो सबसे बड़ा मतलब है वो यही है कि पहला तो अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह, ये बात तो बिल्कुल सही है। देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की ही भांति कार्य करना, नहीं, ये नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की तरह हमारा काम नहीं करेगा। यह है कि वो चेंज हो जाएगा उसमें। ये नहीं कि जहां डॉलर चल रहा है वहां रुपए देकर के आ जाओ, नहीं, ये नहीं होता, चेंज हो जाएगा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, हाँ, ये बात तो सही है। पूंजी खाते में हमने अभी पढ़ा था कि पूंजी खाते में अभी तक इसको नहीं किया गया। 2 बार तारापोर समिति बनाई गई, एसएस तारापोर समिति, लेकिन एक बार 1997 में और एक बार 1997 में और एक बार 2006 में, लेकिन अभी तक इसको पूंजी खाते पर लाया नहीं गया है। स्वर्ण वाली बात भी गलत है, एकमात्र ये सही होगा। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 169, भारतीय रुपए की परिवर्तनीय बनाया गया। कब से बनाया गया? हमने यहीं पर पढ़ा था 1994 में। तो ऑफ कोर्स चालू खाते में अगस्त 1994 में। पूंजी 1994 में भी पूंजीगत खाते में नहीं बनाया गया। पूंजीगत खाते में रुपया परिवर्तनीय है ही नहीं अभी तक। ठीक है, सिर्फ 1994 में चालू खाते में ही परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 170, भारतीय रुपए को मार्च 1994 निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? तो हमने पढ़ा हुआ है सिर्फ चालू खाते में, और कहीं नहीं बनाया गया। 1995 के बजट में सरकार ने 28 फरवरी 1994 को चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की थी। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आज भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर के 170 तक कर लिया। टोटल 40 क्वेश्चन हमने कर लिए। इसमें टोटल 250 क्वेश्चन है, तो यानी हमारे 80 क्वेश्चन अभी रिमेनिंग रह रहे हैं। वो भी हम लोग जल्दी आगे की 2 वीडियोस में निपटा लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक भी हमारी रीच पहुंचे। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं क्या ही बोलूं, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो।
और अगर कोई एडवाइस है, कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे बताएं, या कोई कंप्लेन है तो भी मुझे बताएं, ताकि हमने वीडियो को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं। और आई नो कि अभी आप लोग देख ही रहे हो, अगर दिल्ली में आपने देखा है तो अभी ओमिक्रॉन जो है काफ़ी ज़्यादा सर्च पे, और साथ साथ पूरे इंडिया में भी है। तो प्लीज़ बी सेफ, बी सेफ एंड 2 गज की दूरी बनाए रखिए, जितना ज़रूरी डिस्टेंस हो सकता है रखिए, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।